अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 23 MTH 401 लेक्चर नंबर 23 के एक्सरसाइज का सलूशन लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। तो एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं यूट्यूब पे दोबारा आया हूँ। तो अब इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मज़ीद एक्सरसाइज के सलूशंस लेके आता रहूँगा। और आप लोग इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहा करें, सब्सक्राइब करते रहा करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि जो आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी आप इंटरप्रिटेशन, जो पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब करें। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर इनिशियल कंडीशंस हैं। तो मैं आपको पूरा ब्रीफ कर देता हूँ कि किसी भी किस्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी इंटरप्रिटेशन आप किस तरह से आप वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जनरली जो 2-3 बातें हैं वो याद रखिएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है जितना हो सके। तो ये देखिए मैंने सिंप्लीफाई किया आपके सामने। फिर उसके बाद आपने उसको एक फ्री डैम मोशंस की जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके साथ आपने इसको कंपेयर करना है। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट होगी, एक लैम्ब्डा की वैल्यू और एक ओमेगा की वैल्यू। ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज़ के साथ फिर आप जो हमारे पास एक जनरल एक इक्वेशन है जिससे हम ये देखते हैं कि हमारी ये जो डैम मोशन है ये 3 टाइप्स की होती है। अगर तो ये लैम्ब्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर का आंसर ग्रेटर देन 0 है तो ये ओवर डैम मोशन कहलाएगी, और अगर ये लेस देन 0 है तो अंडर डैम मोशन कहलाएगी, और ये अगर इक्वल टू 0 आ गया है तो फिर ये क्रिटिकल डैम मोशन कहलाएगी। और इसी तरह से फिर आगे इंस्पेक्शन ऑफ बाउंड्री कंडीशंस, यानी हमारी बाउंड्री कंडीशंस क्या रिवील्स कर रही हैं। तो यहाँ से ये देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट विदाउट डेरिवेटिव एक बाउंड्री कंडीशन है, इसका लिंक होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ, क्योंकि ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। ओके। तो ये देखें कि इनिशियल पॉइंट पे आपने जब जाना है तो अगर तो यहाँ पे 0 है तो ये आपका वेट पास कर रहा है थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो आपका वो जो वेट है वो बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा, और अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो आपका वो वेट जो है वो अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा। ठीक है। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है फर्स्ट इनिशियल कंडीशन की। फिर उसके बाद सेकंड वाली हमें क्या बताती है कि जो डेरिवेटिव आपके पास है किसी भी डिस्प्लेसमेंट का, आप डेरिवेटिव लेते हैं एक तो वो यू नो दैट कि वो वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है। अब उस वेलोसिटी में अगर तो नेगेटिव में कुछ नंबर्स हैं तो उसका मतलब है कि आपकी वेलोसिटी अपवर्ड की तरफ है। ठीक है। और अगर प्लस में कुछ नंबर हैं, प्लस में नंबर आ रहा हो, जैसे +1/5 हो यहाँ पे, तो इसका मतलब है डाउनवर्ड वेलोसिटी आपकी उतने यूनिट्स हैं। राइट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये मैंने 2-3 जो बातें बताई हैं, अगर ये याद रखेंगे तो आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की आप इंटरप्रिटेशन जो है आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह का है। तो आप ये देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको देखिएगा कि सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेट हमें गिवन है कि 4 पाउंड वेट अटैच है एक स्प्रिंग के साथ। अब उस स्प्रिंग का वो जो उसमें कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ रहा है, 2 पाउंड पर फीट आ रहा है। और जब द मीडियम ऑफर्स द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द वेट न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब ये देखेंगे यहाँ पे ये डैम्पिंग फोर्स है, ये इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये अगर यहाँ पे कोई नंबर होता कि इतने टाइम्स 2 टाइम्स, तो यहाँ पे फिर 2 साथ में मल्टीप्लाई हो जाना था, तो तब बीटा की वैल्यू 2 होती, लेकिन अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1 है। फिर आगे इनिशियल कंडीशंस के बारे में बताया गया है। अब ये देखें, यहाँ पे देखें कि वेट रिलीज़ हो रहा है फ्रॉम ए पॉइंट 1 फीट अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट इनिशियल जो कंडीशन आएगी वो x(0) = -1 आएगी। ठीक है। और इसी तरह से जो सेकंड वाली है
वो है विद ए डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ 8 फीट पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो +8 आंसर आएगा, एक्स प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल +8। तो इसी तरह से अब हम इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ मोशंस के तो सॉल्व करना ही करना है उसको, फिर हमने उसका एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। अब आपके पास डाटा गिवन ये आ गया, वेट है, फिर उसके बाद मास है, फिर उसके बाद मास हमने खुद कैलकुलेट किया है W=mg के थ्रू। अब उसके बाद कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, ये इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग होता है कि कितने फीट यानी 1 फीट पे कितने पाउंड जो वज़न है वो उसको इलोंगेशन उसकी कर रहा है, उसको एक्सटेंड कर रहा है उस स्प्रिंग को, ठीक है। और फिर ये डैम्पिंग फोर्स भी मैंने ऊपर से आपको डिस्क्राइब कर दिया कि किस तरह से अपने क्वेश्चंस के अंदर आपने वो डैम्पिंग फोर्स फाइंड करनी है, और यहाँ से फिर बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने ये वैल्यूज़ जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करनी है, ओके। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें आपने एम, बीटा और के की वैल्यू आपने इसके अंदर पुटअप कर दी, और फिर आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है जितना आसानी से हो सके, और उसके बाद आपने इसकी जो इनिशियल कंडीशंस हैं उसको रिवील्स करना है कि वो क्या कह रही हैं, वो किस तरह वो बनानी है आपने। उसके बाद आपने इसके रूट्स फाइंड करने हैं, इस इक्वेशन के आपने रूट फाइंड करने हैं, और उसके बाद जब रूट फाइंड करेंगे तो रूट हमें बताएंगे कि आपने जनरल सॉल्यूशन किस तरह लिखना है। अगर तो ये जिस तरह जो आपके सामने नज़र आ रहा है कि -4 दोनों रिपीटेड रूट्स हैं, आप इसको इक्वल भी कह सकते हैं, और कि 2 इक्वल रूट्स आ गए आपके पास और रियल रूट्स हैं, तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा C1 e⁻m1t + C2 × t × e⁻m2t, ओके। सम बुक्स में ऐसा भी होता है कि e⁻−4t को कॉमन ले लिया जाता है, तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। अब इसके अगर एक और चीज़ बताता चलो, अगर ये डिफरेंट होते -4 + 4 होते तो तब जाके यहाँ पे डिफरेंट काम होना था, क्योंकि M1 और M2 डिफरेंट होते हैं, लेकिन T यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अनइक्वल और रियल रूट्स की वो पहचान होती है कि उसका जनरल सॉल्यूशन आप उस तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर इनिशियल कंडीशन जो है वो आपने स्टेप बाय स्टेप उसको इनकॉर्पोरेट करना है। पहले विदाउट डेरिवेटिव आप इसके अंदर पुटअप करेंगे, और C की वैल्यू जो भी C की वैल्यू फाइंड हो, C1 की हो, C2 की हो, जो आपके सामने नज़र आ रहा हो, और फिर उसके बाद आपने डेरिवेटिव लेना है इसी जनरल सॉल्यूशन का। तो जब डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव लेने के बाद आपने उसके अंदर वो डेरिवेटिव वाली कंडीशन जो है वो पुटअप करनी है, उससे आपके पास सेकंड C की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो फिर इन दोनों को आपने इसी जनरल सॉल्यूशन के अंदर पुटअप करना है, तो हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ से T की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और फिर हमने एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। तो जब एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 टाइप्स का सॉल्यूशन है, एक तो वो विदाउट डेरिवेटिव है, और एक हमने डेरिवेटिव के साथ 2 डिफरेंट हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो दोनों को हमने बारी बारी =0 रख के हमने T की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट में हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी 1/4, एंड जब डेरिवेटिव वाली इक्वेशन के अंदर पुटअप करेंगे तो तब हमारे पास 1/2। अब इन दोनों में से मैक्सिमम जो है वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 को आप उसी जनरल सॉल्यूशन के अंदर T की जगह पे जब रिप्लेस करेंगे तब आपके पास आंसर ये आ जाएगा e⁻²। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है और सेम टाइप है, और इसके अंदर इतनी ज़्यादा कोई चेंजिंग भी नहीं है। वेट आपके पास गिवन है, मास आपने कैलकुलेट किया है, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग है, फिर आपने हुक्स लॉ के थ्रू कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू गिवन थी, लेकिन यहाँ पे हम के की वैल्यू जो है वो खुद फाइंड कर रहे हैं, ओके। और फिर डैम्पिंग फोर्स है, इतने टाइम्स वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब ये मास, बीटा और के, इनकी वैल्यू आपने इसके अंदर पुटअप करनी है,
और पुटअप करने के बाद फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर आपने इनिशियल कंडीशंस को रिवील्स करना है कि वो हमें क्या बता रही हैं। फिर उसके बाद आपने रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स देखें यहाँ पे आपके उसी टाइप के इक्वल और रियल रूट्स आ गए और फिर आपने जनरल सोल्यूशन जो है इक्वल और रियल टाइप्स का जो है उसके अंदर पुटअप करना है। और इसी तरह से पहले विदाउट डेरिवेटिव और यहाँ से सी की एक वैल्यू फाइंड आउट होगी। फिर उसके बाद आपने विद डेरिवेटिव उसके अंदर सेकंड फिर सी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। फिर आपने इन दोनों सी की वैल्यूज़ को जनरल सोल्यूशन के अंदर पुटअप कर देना है। फिर उसके बाद आपने टी की वैल्यू बारी बारी आपने फाइंड करनी है दोनों से, और फिर उसमें से जो मैक्सिमम टी की वैल्यू होगी उसको आपने जनरल सोल्यूशन के अंदर जब पुटअप करेंगे तो आपके पास ये एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किए हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ आ गई होगी। और इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं होंगे तो आप कमेंट्स में लिखें या मुझे व्हाट्सएप करें, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको फ़ाइल प्रोवाइड कर दूँगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।